साइकेट्रिक के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे वो है पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। इससे पहले अपन ने बात की थी न्यूरोसिस के फोबियाज के बारे में। अब अपन बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर और उसके क्लासिफिकेशन में। तो पैनिक अगर डिसऑर्डर को अगर समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फोबिया को समझना होगा। तो फोबिया की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या किसी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो इसके ऑब्जेक्ट के टच में आता है तब उसको क्या होता है, एंजाइटी होती है। वो तो है फोबिया की। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पैनिक डिसऑर्डर की। तो पैनिक डिसऑर्डर में पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये क्या F41.0 पे है पैनिक डिसऑर्डर और F41.1 पे है GAD, यानी ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो अब अपन बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की और इसके डेफिनेशन की। तो पैनिक डिसऑर्डर क्या है कि जब एंजाइटी बिना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे क्राइटेरिया के हिसाब से जब एंजाइटी किसी के अंदर अराइज नहीं होती। फोबिया में तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टच में आने से होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, पर्टिकुलर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी हो। एंजाइटी कहीं पे भी हो सकती है और कैसे भी हो सकती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। तो इसके अपन प्रिवलेंस की बात करेंगे तो ये पूरे जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसका 1.5 to 2% जो है वो पैनिक डिसऑर्डर है, जिसमें GAD और पैनिक अटैक है। और ये 2 to 3 मोर होता है किसमें, वुमन में, यानी 2 से 3 गुना ज्यादा औरतों के अंदर और गर्ल्स के अंदर पाया जाता है। अगर इसके क्लासिफिकेशन जो अपन ने पहले ही देख लिया, अब अपन इसकी बात करेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल की अगर बात करेंगे जिसमें अपन इटियोलॉजी अपन पैनिक अटैक और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों की साथ में देखेंगे। और जब ये टॉपिक अपन अगला वीडियो लेंगे तब GAD के बारे में, GAD की इटियोलॉजी यही रहेगी जिसको अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसका अपन देखते हैं पहले जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी अगर किसी का प्राइमरी रिलेटिव या फर्स्ट रिलेटिव क्या हो, एंजाइटी के किसी भी डिसऑर्डर से अगर सफर कर रहा हो तो उसके अंदर ये 15 से 20% पैनिक या एंजाइटी डिसऑर्डर या GAD होने के चांसेस इतने % रहेंगे। अगर उसके पेरेंट्स हो, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस और उसके अंदर हो तो वो क्या होगा, 80% चांस रहेगा उसके पैनिक अटैक से सफर करने का। अगर बायोकेमिकल थिंग्स देखें तो अगर गाबा के अंदर गाबा का अगर अल्ट्रेशन रहता है, अगर बॉडी के अंदर किसका अल्ट्रेशन रहेगा, गाबा का लेवल अल्ट्रेशन रहेगा और वो क्या कॉज करेगा, एंजाइटी। और एंजाइटी किससे रिलेटेड है, पैनिक से और GAD से। साइकोडायनेमिक की अगर बात करें तो साइकोडायनेमिक मतलब आपकी साइकोलॉजी और उसको किस तरीके से काम करती है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझनी होगी। एंजाइटी यूजुअली क्या करती है, डील करती है किसके साथ, रिप्रेशन, यानी उसको हटाने के लिए। अगर रिप्रेशन अगर क्या होता है, फेल हो जाता है, ये देखिए अगर रिप्रेशन क्या हो जाता है, अगर फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म आएगा। और सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म में किसको होगा, ईगो। उसका ईगो क्या एक्शन में आएगा और उसको रिप्रेस करने की कोशिश करेगा। अगर रिप्रेस हो जाता है तो एंजाइटी नहीं होगी। अगर सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म भी अगर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ये देखो अगर फेल हो जाता है तब जाके क्या होगी, उसके अंदर एंजाइटी अगर होगी और एंजाइटी कोज करेगी GAD को और पैनिक डिसऑर्डर को। तो यहाँ पे ये साइकोडायनेमिक हो गया। और कोग्निटिव की अगर बात करें तो वो इटियोलॉजी क्योंकि कोग्निटिव क्या करेगी, अगर नेगेटिव सिम्टम्स या नेगेटिव ऑटोमेटिक सिम्टम्स या थॉट्स उसके ब्रेन में आएंगे तो क्या करेगा, ये इसका एक मेन रीजन या कोज करेगा एंजाइटी को। साथ ही साथ पेनफुल ट्रॉमेटिक इवेंट। पेनफुल ट्रॉमेटिक इवेंट का मतलब ये है किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाना, तलाक हो जाना, अर्ली लाइफ एब्यूज यानी फिजिकल के साथ साथ सेक्सुअल एब्यूज भी इसके अंदर काउंट होता है। और सेपरेट होना किससे, पेरेंट्स से, यानी कम उम्र के अंदर आपका हॉस्टल में जाना या बोर्डिंग स्कूल में जाना तो बच्चों के अंदर क्या कोज करता है, ये एंजाइटी कोज करता है जो लीड करती है साइकेटिक या पैनिक डिसऑर्डर को। लाइफ के अगर स्ट्रेसर है, ऐसे कुछ तनाव के महत्वपूर्ण बिंदु है जो जिंदगी में आमतौर पर हर कोई देखता है, तो वो भी है फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों का ना होना, मैरिटल प्रॉब्लम्स, अगर कोई विवाहित है तो उसकी विवाहित जिंदगी के रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम, फैमिली सेपरेशन या फैमिली के रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स, कॉन्फ्लिक्ट होना या फिर
इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, लोगों के साथ सही तरीके से अपना रिलेशन मेंटेन करके नहीं चलना, ये भी इसका मेन कॉज माना गया है। और साथ में पुअर्टी, गरीबी, पैसे ना होना, ये ऑक्यूपेशनल यानी कहीं पे काम धंधा ना होना, एल्कोहल का और किसी ड्रग का एब्यूज करना जिसमें कोकीन, मेरिजुआना और अदर सिम्टम, अदर चीजें इसके अंदर आती हैं, तो उस वो भी कॉज करता है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर को। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, अब ये बात याद रखना कि यहाँ पे अपने जो एटियोलॉजी पढ़ी थी वो पैनिक और जीएडी के साथ में पढ़ी थी। अब अपन क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक अटैक के पढ़ेंगे, इसके पढ़ेंगे और दूसरे के नहीं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब ज्यादा घबराहट होगी, जब ज्यादा चिंता होगी तब क्या होगा, छोटी छोटी सांसें, जैसे कि किसी को टीबी हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम हो वैसा होगा। रैपिड हार्ट बीट, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। साथ में चोकिंग, यानी उसको ऐसा लगेगा गले में कुछ चीज अटक रही है और उसको प्रॉब्लम फील हो रही है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी सांस पूरी नहीं ले पा रहा और अपने फेफड़े पूरे फुला नहीं पा रहा है, और बॉडी के अंदर क्या होगा, पेन होगी, और स्पेशली चेस्ट वाली मसल्स में पाल्पिटेशंस होंगे। रीजन, एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, साथ में रैपिड हार्ट बीट है, तो वो फील कैसा करेगा, खुद की धड़कन को फील करवाएगा। पाल्पिटेशन को समझना तो एक बार आप 100 मीटर लगातार दौड़िए, फिर उसके बाद में आप रुक जाए, आपको अपनी हार्ट की बीट फील होगी, दैट इज द पाल्पिटेशन। तो वो इसकी वजह से फील हो रहा है। और जब पाल्पिटेशन ज्यादा होगा तो ब्लड भी ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड, और ब्लड का काम क्या है, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दैट इज द स्वेटिंग, ये भी तो एक कॉज है। डिजीनेस फील होगा, नोजिया होगा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। नमनेस, चिल्स, ट्रिमलिंग एंड सेकिंग, यानी हाथ कपकपाएंगे, चिल्स कपकपी फील होगी और सर्दी लगेगी, और नमनेस, शरीर बिल्कुल लूज हो जाएगा। और इसका डीपर्सनलाइजेशन होगा, खुद की ग्रूमिंग सही नहीं होगी, फटे हुए कपड़े, सही तरीके से नया हुआ नहीं, बाल बने हुए नहीं, और उसको डी रियलाइजेशन होगा। जब पैनिक अटैक आएगा तो उसको पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे गुस्सा दिखा रहा है, किसको गुस्सा दिखा रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस है, वो सारी चीजें। और अगर फियर के साथ साथ उसको ये भी डर होगा कि फियर ऑफ डाइंग, यानी उसको ऐसा फील होगा वो मरने वाला है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि चेस्ट की जो मसल्स है वहां पे पेन हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, गला चोक हो रहा है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर इन सारे सिम्टम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हार्ट अटैक या मस्कुलर या एंजाइना पेक्टोरिस वहां पे सिम्टम्स होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को क्या फील होता है कि वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और साथ में उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा उसको फील होता है। फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, और ये भी एक रीजन है कि कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या होगा, उसको इसकी भी एंजाइटी होगी। कॉज मेन आउट ऑफ कंट्रोल होना नहीं है, मेन कॉज है फियर होगा तो क्या कॉज होगी, एंजाइटी, और एंजाइटी से पैनिक और जीएडी कॉज होगा। और एगोराफोबिया यहाँ पे इसलिए, एगोराफोबिया का मतलब ये है कि वो अपनी फैमिलियर कंडीशन से हटके कहीं और जाना नहीं चाहता, दैट इज द एगोराफोबिया। और डिप्रेशन, ये भी क्या करता है, मेन कॉज करता है। तो अपन देखेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि किस तरीके से पता करेंगे कि किसी को पैनिक अटैक है। तो पहला है सीरम ग्लूकोज लेवल, यानी हाइपरग्लाइसीमिया है या नहीं है पेशेंट को, उसके लिए अपन टेस्ट करवाएंगे सीरम ग्लूकोज लेवल का। थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे जो T3 और T4 की जांच करेगा, और यूरिन सीरम टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाएंगे जो क्या करेगा, साइकोएक्टिव सब्सटेंस जैसे बार्बिचुरेट, कैफीन और एम्फेटामिन तो उसके ब्लड सीरम में नहीं है, उनकी जांच के लिए भी अपन क्या कराएंगे, यूरिन सीरम टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाएंगे। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमेशा ICD-10 का रखेंगे, तो ये इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है। अब देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले फार्मा के अंदर बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, जो इसमें है एल्प्राजोलम और कोलिंजापाम, एक तरीके का सेडेटिव है। एंटी डिप्रेसेंट जो पैनिक अटैक को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। बीटा ब्लॉकर्स, उसको पाल्पिटेशंस हो रहे हैं उसके लिए ये देंगे। और बिहेवियर थेरेपी देंगे, वो क्या करेगा, टू कोप विद पैनिक अटैक, ताकि जब भी उसको पैनिक अटैक आए तो वो क्या करेगा, खुद को कोप कर सके। क्योंकि आमतौर पे अपन ने देखा है
कि ये कहा जाता कि जब भी आपको गुस्सा आए तो 10 से लेकर के या 9 से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती गिनो, या फिर 5 बार सांस लो, या ऐसी कोई चीज़ के बारे में सुनो, या खुद को 5 सेकंड होल्ड करके देखो। तो वो सारी चीज़ें हैं तो वो इसमें सिखाई जाती है ताकि वो किसी पे अटैक करने से बच सके और पैनिक अटैक ना हो। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इटियोलॉजी में अपन ने देखा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, जो रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा, तो वो क्या है उसको कम करने के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज उनको दिखाएंगे ताकि वो क्या करें, ऑक्सीजन की सप्लाई को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर नॉर्मल रख सके। और साथ ही साथ उसको लिसनिंग टू काम म्यूजिक, काम म्यूजिक का मतलब ठंडा म्यूजिक उसको सुनाना, या फिर जब भी उसको गुस्सा है तो बोले तू बहते हुए पानी की आवाज़ सुने, या जब भी एंजाइटी होती है तो बहते हुए पानी की या ठंडे म्यूजिक सुने ताकि जिससे क्या हो, एंजाइटी या पैनिक अटैक कम हो। कॉग्निटिव थेरेपी देंगे ताकि उसके नेगेटिव थॉट्स क्या हो सके, रिप्लेस हो सके। और बड़ी बात यहाँ पे है कि ये क्या हेल्प करेगा, ये पॉसिबल ट्रिगर जो क्या बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि पैनिक अटैक के अंदर ये पता नहीं होता कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उसको ट्रिगर कर रहा है पैनिक के लिए या पैनिक होने के लिए या अटैक करने के लिए, तो वो भी इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई कि अपन कि कौन कौन सा ट्रिगर इसका है।